नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ की चौखट में आप जिनको देख रहे हैं वो हैं प्रखर युवा पत्रकार और युवा क्षत्रिय। जी हाँ, जानबूझ के कह रहा हूं मैं, क्योंकि युवा तुर्क कहते कहते हम लोगों की जुबान थक गई है। अब हमें शब्दों को बदलना है, अब हमें शब्दों को गढ़ना है। ये युवा तुर्क क्या होता है जो हम लोग चंद्रशेखर जी के जमाने से सुन रहे हैं। उस समय शायद अनुपम सिंह उतने बड़े नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं बड़ा हुआ था तो अक्सर वो दिखता था 4 महीने बनाम 40 साल। चंद्रशेखर का पूरा चुनाव इसी थीम पर लड़ा गया था, 4 महीने बनाम 40 साल। और उनको युवा तुर्क कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि तुर्क विजेता थे, लड़ाके थे। हमारे क्षत्रिय कौन से कम थे भाई? हमारे क्षत्रिय ऐसे थे जिन्होंने 1 इंच जमीन नहीं दी। जो सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगलों का, औरंगजेब के समय, उसको शिवाजी महाराज ने पानी पिला पिला के मारा, उनके पुत्र ने मारा। फिर भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं। इस पूरी प्रस्तावना का मतलब यह है कि थोड़ा सा शब्दों के प्रति, अक्षर के प्रति, क्योंकि हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, तो इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल, बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका। धन्यवाद सर। अनुपम जी, थोड़ा जातिवाद आज फैलाते हैं। जी। बहुत सारा जातिवाद हमारे देश में फैला हुआ है मवाद की तरह। और खास तौर से ये जो यूजीसी रेगुलेशंस आए और जो अभी सब जुडिस है मामला, उसके बाद तमाम तरह से, पक्ष से विपक्ष से, पक्ष में भी आया। उसके बाद एक यूट्यूबर रुचि तिवारी, शायद उनका नाम है, उनके साथ जिस तरह की अभद्रता हुई, उसके बाद जिस तरह से प्रतिपक्ष आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक मामला सब जुडिस है तो ये क्या हम लोगों में भी आदत आ गई है, जो दूसरा पक्ष आज तक करता रहा था, जिनको हम मार्क्सवादी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, क्या हमने लड़ते लड़ते, एक कहावत है कि लड़ते लड़ते आप भूल जाते हैं कि आप किनसे लड़ रहे हैं और आप उन्हीं की आदतें ले लेते हैं, क्या हम वो हो गए? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि जब मामला सब जुडिस है तो इस मामले को इतना तूल दिए जाने की आवश्यकता क्या है? और इसी का एक क्षेपक प्रश्न कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि टूल किट ये हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं। हमें उस सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह मामले को हवा दी जा रही है, आप युवा हैं, पत्रकार हैं, आप समाज के हर एक वर्ग से मिल रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी राय बताएं। जी। जी देखिए सर, मुझे पिछले कुछ दिनों में कैसा लग रहा है कि यूजीसी वाला मामला ठीक है आया, उस पर काफ़ी विरोध भी हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, स्टे लगा। एक धड़ा ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के बाद शांत हो गया। उसको लगा कि चलो भाई, अभी तात्कालिक जो लड़ाई है वो हमने जीत ली है और अब देखेंगे आगे क्या होता है, उसी हिसाब से अब एक बाकी सेकंड मुद्दों। रुकूंगा, एक सेकंड रुकूं। तात्कालिक लड़ाई किस चीज की लड़ाई? मतलब एक धड़ा उन्नीस सौ ऐसा था। इक्यानवे को एक छोटा सा क्षेपक और जोड़ देता हूं जी जी ताकि आपको सुविधा हो, उसके बाद मैं आपको लगातार सुनूंगा, हमारे जी दर्शकों जी। के लिए। नहीं 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 नहीं, ये 1990 में, जी 1990 में जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, हम आपने, मुझे याद नहीं है, आपको वो स्मृति शायद नहीं होगी, नहीं मुझे नहीं, है। मेरा मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जी। आपका जन्म भी नहीं हुआ था, मुझे वो स्मृति है। राजीव गोस्वामी दिल्ली की सड़कों पर आत्मदाह कर रहे थे। दा- यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अखाड़े बने हुए थे, इसके बावजूद वो हुआ तो हुआ। क्या संविधान देश की एक शपथ। बार
हाँ बिल्कुल। उनके शब्दों में, हुआ तो हुआ, तो क्या देश एक बार फिर उस मुहाने पर खड़ा है। मैंने चौथा आक्षेपक जोड़ दिया है, अब आप पूरी बातचीत करें जी। जी, जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक धड़ा ऐसा था जिसको अपने दिमाग में ऐसा लगा जिसे कि चलो भाई ये तात्कालिक ये वाली खत्म हो गई, फिर जब ये मुद्दा आएगा तब हम देखेंगे और बाकी जो दूसरे हजार तरह के मुद्दे हैं अब हम उस पर ध्यान देते हैं, जो रोजमर्रा के नए मुद्दे आते हैं। तो वो वाला धड़ा वहां से थोड़ा सा इससे उससे कट गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई थोड़ी सी उस स्तर पर आ गई जहां पर दो तीन लोगों ने नाम नहीं लूंगा चूंकि मुझे नाम लेने के लिए मना किया गया, लेकिन दो तीन लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने अलग देश अलग स्टेट वाली बात जो है करनी शुरू कर दी। हम गलत बहुत ज्यादा उन्हें भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके आक्रोश का स्तर वहां तक पहुंच गया हो कि उनको लग रहा हो कि अब हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसका कारण भी है कि अभी मध्य प्रदेश के सीधी में जो पुजारी हैं इंद्रभान द्विवेदी, उनकी हत्या का जो मामला सामने आया है कि उनको सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि वो पुजारी थे, वो ब्राह्मण थे। और हत्या का जो तरीका है वो वही था जो आईएसआईएस वाला होता है। जिस तरीके से वो उसने छाती पे पैर रखा, फिर धीरे धीरे गला काटा, तो ये जो निर्मम तरीका हत्या का, कसाईनुमा हत्या वाला जो होता है, ये आईएसआईएस को या इस्लामिक कट्टरपंथियों को ही हमने देखा है। तो उसके बाद वो धड़ा जो है सो कि वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि भाई ये लगातार अब बातें हो रही है कि जो माइनस में मार्क्स आते हैं वो भी डॉक्टर बन रहे हैं, वो भी इंजीनियर बन रहे हैं, वो आगे जाके किस तरह के काम, अब सारी चीजें जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते थे वो सब निकल के आ रहा है। अब इसमें मामला कहाँ फंस रहा है सर? मामला वहां फंस रहा है कि एक धड़ा ऐसा है जो सीधा इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेके और उनको उन पर अटैक कर रहा है। जबकि अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेने से आंदोलन थोड़ा सा कमजोर होता है। उसका कारण ये है कि एक मुद्दे पे हमने विरोध किया, फिर अगर हम रोज रोज उनसे जुड़े सभी मुद्दे, अगर भाजपा और संघ से जुड़े या मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी से जुड़े सारे मुद्दों पर अगर हम उनका विरोध करने लगे तो वहां मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ने लगता है। मान लीजिए हमने एआई समिट का भी विरोध कर दिया, मोहन भागवत कहीं अगर यूपी में गए हुए हैं कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने उसका भी विरोध कर दिया। मान लीजिए फ्रांस के राष्ट्रपति आ गए हैं भारत में, हमने उनका भी विरोध कर दिया। अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, उसका भी विरोध कर दिया। तो मुझे लगता है यूजीसी के चक्कर में ये वाली चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए कि हम हर मुद्दे को उसी चश्मे से, उसी नजर से एकदम से देखने लगे, क्योंकि अभी बात वैसी भी नहीं है कि हमारे अस्तित्व पे मतलब एक तरीके से संकट आ गया हो। अभी भी जो सवर्ण समाज है वो खुद के अलावा 10 और लोगों के ओपिनियन बदलने या फिर नैरेटिव क्रिएट करने की क्षमता रखता है। और इस आंदोलन ने उसे बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया है कि जो क्षमता वो जब ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था तब जो क्षमता वो रखता था, आज स्क्रीन पर उंगली से लिखा जा रहा है, तब स्याही होती थी, अब जो है ये हमारी उंगली होती है। तो उसमें भी उसकी क्षमता वो कहीं नहीं गई है। ये बात हजारों सालों से जो है वो फिर से स्थापित हुई है कि वो अभी भी सत्ता की हनक को एक तरीके से कुचलने का, उसको प्रभावित करने का साहस रखता है। और इसका रियलाइजेशन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और एक आत्मविश्वास से भी लवरेज है ये समाज की, हाँ भाई आगे अगर कुछ भी गलत होगा तो हम फोड़ देंगे फाड़ देंगे। जब बिना सड़क पे उतरे हुए इतना कुछ हो सकता है, तो सोचिए अगर आंदोलन की तरह क्रिएट हो गया, ये चीजें सड़क पे आ गई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, फिर तो वही वो नक्सलवाद बनाम रणवीर सेना वाली स्थिति आ जाएगी फिर उस तरह की। तो वहां सरकार को तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने ये बताया कि ये जो विभिन्न धड़े हैं इनको साथ बैठ के एक साथ काम करना होगा कि हम मुद्दा आधारित विरोध को मुद्दा आधारित ही कैसे रखें। जी सर, अब आप बताएं। ना जातिवाद ना मार्क्सवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, राष्ट्र ये हमारा नारा हुआ करता था जब हम विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे। जी ये प्रगतिशीलों तथा कथित वामपंथियों के मक्का मदीना जेएनयू की बात है। जी जी आज फिर वही जातिवाद। आपके मुंह से मैं सवर्ण शब्द सुन के हैरत में हूं। सवर्ण क्या होता है, अवर्ण क्या होता है, क्या सामान्य वर्ग इस कह लें। जी सामान्य वर्ग कह लीजिए, और ये हमारे संविधान ने ये दिया है। संविधान वरना में। जी
क्या सनातन में कोई ऐसा विभाजन है? कहीं नहीं, हमने तो सनातन, सिर्फ जी, क्या हमने तो सिर्फ बिरसा, उनको म्लेच्छ कहा जो हमारे शास्त्रों में नहीं मानते हैं, उनको म्लेच्छ कह के हमने एक तरीके से क्या भगाया। बिरसा मुंडा जनेऊ पहने कहीं आज की मूर्तियों में दिखाई देते हैं? भगवान है वो आदिवासियों के लिए। और बिरसा मुंडा जनेऊधारी थे। जी, कैसे थे, क्यों थे? ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उन्होंने वो पूरा आंदोलन ही उनका ईसाई मिशनरियों के खिलाफ था। अब यहां से चलते हैं वापस 1990 में। 1990 में एक चीज आई, आरक्षण के मैं सख्त खिलाफ हूं। व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे एग्री हो या ना हो, मुझे लगता है कि आरक्षण नाम की चीज इस जगत में नहीं होनी चाहिए। आप शिक्षा को मुफ्त करें, शिक्षा अनिवार्य करें, 12वीं तक, आप ग्रेजुएशन तक मुफ्त कर दें, और सरकार के पास इतने संसाधन है। लेकिन टीना डाबी के बच्चे जो 3 पीढ़ियों से आईएएस है, वो भी आरक्षण ले रहे हैं। चिराग हम्म। पासवान के बच्चे कल होंगे, कितनी पीढ़ियों वो से भी हैं, भी आरक्षण लेंगे। क्यों लेंगे? और जो गांव का घुरहू पासवान है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो गांव का घुरहू मोची है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारी आपकी बात छोड़िए जनाब, आरक्षण जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको तो मिल ही नहीं रहा है। इसको कैसे समझें? जी, देखिए उसमें फिर से वही बात आ जाती है कि क्रीमी लेयर वाली बात, वही उपवर्गीकरण वाली बात आ जाती है। यहाँ पे हरियाणा में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि हम आरक्षण में उपवर्गीकरण वाला, उसके बाद हरियाणा में इसको आजमाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो छोड़िए, ये वाली सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार ने 2006-7 में ही वो सत्ता के में आने के बाद ही आरक्षण एक तरीके से सार सब कुछ में उपवर्गीकरण लागू कर दिया था। दलित और महादलित वाला उन्होंने वो बांट दिया था और कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। और ये लोग कहते थे कि आरक्षण में उपवर्गीकरण अगर हो गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। तो जब आरक्षण आया तब तो आपने नहीं कहा कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है उन लोगों ने, तब तो आपने स्वीकार किया। अब है कि अब आप समृद्ध हो गए हैं और आप ही के समाज के जो जो आपने बोला गुरु पासवान, गुरु मोची, अब उन लोगों को फायदा मिलने का वक्त आ गया तो आप उनको मतलब अपने बिस्किट का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये वाली मानसिकता हो गई है आपको। तो मुझे लगता है सर, जैसे जैसे कर्नाटक में भी ये चीज हुई है जबकि वहां पे कांग्रेस सरकार है, जैसे जैसे आरक्षण में उपवर्गीकरण वाला जो है इस प्रक्रिया तेज की जाएगी, हर राज्य में उस स्तर पर ऐसा किया जाएगा, वैसे वैसे जो है वो चीजें और ठीक होंगी। कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो एक जगह ट्राइबल में आती हैं, एक जगह ओबीसी में आती हैं और एक जगह जनरल में आ जाती है। राजस्थान और की एक है जाति वहां पे, एक और वहीं की जाति है जो अगर वो राजस्थान से चलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे यूपी में, तो वो वहां से चलेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि जनरल होंगे, ओबीसी होंगे, जनरल होंगे, फिर वापस ओबीसी हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज वो यूजीसी वाले में ये सवाल ये भी उठा था कि मान लीजिए कोई तो जाति है जो जड़ तो अनुपम अपना संविधान है ना, कट कॉपी पेस्ट वाला, उस पर जी क्यों नहीं बात हो रही है? ये जो तथाकथित स्वर्ण रजत समाज मोदी जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद संघ मुर्दाबाद कर रहा है, वो संविधान पर क्यों नहीं बात करता है भाई? कि जो जड़ है, जिसने हमें कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, सनातन नहीं दिया है भाई। आप नहीं, मनुस्मृति जलाते हैं, मनुस्मृति में तो जातियां हैं ही नहीं। तो आप संविधान पर बात कीजिए। आप बाबा डॉक्टर को तो बना दिए हैं एकदम से पैगंबर, वो दूसरे मोहम्मद साहब हैं, उनके पंचतीर्थ बिना तो है आप ना। पंचतीर्थ आपने बना दिया है। आप संविधान पर कब बात करेंगे? मूल जो मुद्दा है वो आपका संविधान है, सर उस पर क्यों नहीं? इस मामले में हमेशा से मेरी एक राय रही है, जो बहुत ज्यादा जब मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया था तभी ये राय बन गई थी। वो राय ये थी सर कि संविधान जो है वो तत्काल में जो भारत की शासन प्रणाली है या जो व्यवस्था है उसका एक तरीके से डॉक्यूमेंट है कि वो कैसे चले। और संविधान देश और काल से एक तरीके से कह लें हम कि परे नहीं है। भारत का संविधान जो है वो नेपाल में अगर जाता है
तो वहां पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि नेपाल बहुत छोटा सा देश है एक तरीके से। भारत का संविधान जो है वो नाइजीरिया या भूटान किसी गरीब से गरीब देश में भी उसकी मतलब उसके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। और आज से तो ये बताता है कि वो देश से परे एक तरीके से नहीं है। दूसरी चीजें ये है कि आज से 55 साल पहले वो संविधान नहीं था। आज से 100 कोई और शासन व्यवस्था के लिए कोई और दस्तावेज था। उससे 100 साल पहले, 500 साल पहले किसी और दस्तावेज के हिसाब से चीजें चलती थी। तो ये बताता है कि वो काल से भी परे नहीं है। और अगर जो चीज देश और काल से परे नहीं है, उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि आज से 100 वर्ष बाद, जब समझिए कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफी चर्चा में है, तो उसका भी उदाहरण ले लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विंटर सीजन या जो कोल्ड सीजन कहा जाता था वो खत्म हो चुका है। अब तो एआई जो है वो अपने उरूज पर अब थोड़े दिन में पहुंचेगा। तो नई एक तरीके से शासन तंत्र को भी उस हिसाब से और व्यवस्था को भी उस हिसाब से खुद को विकसित करना पड़ेगा, जब सब कुछ एक तरीके से डिजिटल ही हो जाएगा। अब स्थिति ऐसी बन रही है कि चीन से युद्ध करने वहां के सैनिक नहीं, रोबोट आएंगे वहां से युद्ध करने। वो आपको भी ऐसी तैयारी रखनी होगी कि इधर से भी रोबोट जाए। तो वो वाली चीज है कि जब उस स्तर पर डिजिटल क्रांति जो है वो पहुंच चुकी होगी, तो हो सकता है कि 50 साल 100 साल बाद संविधान का ये वाला स्वरूप भी न रहे। कोई ऐसी सरकार आए और एक जरूरत भी बन जाए, देश में आंदोलन हो जाए कि संविधान को एक तरीके से पूरी पूरी तरह से नया संविधान जो है वो लाया जाए, नई परिस्थितियों के हिसाब से। इसकी खामियां दिखने लगेंगी, अभी से दिखने लगी हैं, तब और सतह पर आ जाएंगी तो नया संविधान बनेगा। अगर 50 साल खामियां तो पहले। खामियां तो जी अनुपम इतनी दिखती है कि 110 इसमें संशोधन हो चुके हैं, इतनी खामियां हैं। लेकिन आखिरी सवाल, समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैंने बोल दिया कि 55 साल पहले ये वाला संविधान नहीं था, तो नहीं इसको आप नहीं, 80 वो लोगों को पता है, वो लोगों को 80 पता है, 85 वो साल ले उतना लीजिए, जानते हैं। वो ठीक फैक्ट है, चेक हो जाएगा क्या इसी कि नहीं नहीं कि 55 साल पहले तो ये था, 1950 में हुआ ऐसे नहीं ऐसे, तो नहीं, ये। वो हमारे हमारे दर्शक जो हैं वो जानते हैं। और जी जी इसीलिए जी। मैं एक चीज और जिनको जहां से क्लिप कटुए जो हैं वो कोई भी क्लिप कहीं से भी काट के और वायरल कर सकते हैं, इसलिए वो चिंता मत कीजिए। अब चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। जाति विहीन समाज, जो सनातन का, हिंदुत्व का मर्म है, उसकी ओर कैसे बढ़ाया जाए? जी सर, मेरे हिसाब से हमेशा से कुछ जो पहले भी जब जब राजतंत्र जब गड़बड़ करता था, जब भी कुछ अव्यवस्था होती थी, तो वो लोग राय लेने के लिए आश्रमों में जाते थे। और वहां पर जाते थे तो राजा भी अगर आश्रम में जाता था तो वो अपना मुकुट और जो सोने चांदी होते थे शरीर से वो उतार के जाता था। वहां एक सामान्य आदमी की तरह एक मतलब विद्वान जो संत होते थे उनकी इतनी इतना उनका सम्मान होता था, उनकी इज्जत होती थी। फिर वो किसी विषय पर राय विचार होता था तो वो बताते थे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अब क्या हो गया है सर कि अब जो है सत्ता को एक तरीके से सवाल भी पूछने के लिए, राय भी देने के लिए या सलाह भी देने के लिए वो जो हमारी जो विधायिका है उससे बाहर का कोई है ही नहीं। जब तक कोई देश में ऐसी, आप देखिए ना ब्रिटेन में दुनिया भर में घूम घूम के उन्होंने लोकतंत्र लगवा दिया कि ये आधुनिक अब हो जाओ, लोकतंत्र हो जाओ, छोड़ो। और अभी तक राजतंत्र पे चल रहा है। उनका शपथ ग्रहण पादरी कराते हैं, 10 पादरी खड़े होके, और पूरा चर्च की देखरेख में सारी चीजें होती है। अमेरिका ने देखिए घूम घूम के हर जगह जो है क्या कह दिया कि ये अब तो ये तकनीक वाला युग आ गया, अब छोड़ो तुम लोग अपने पुरानी चीजों को सब कुछ। और राष्ट्रपति अभी भी बाइबल पर ही हाथ रख के शपथ लेगा, वो वहां संविधान पर हाथ रख के शपथ नहीं लेता है, वो चैट जीपीटी पे हाथ यहाँ रख का के। प्रधानमंत्री अगर गीता पर हाथ लेके शपथ ले ले तो बवाल क्या हो हंगामा जाएगा। होगा भाई? बवाल हो जाएगा। तो मेरे यहाँ का हिसाब से प्रधानमंत्री तो सेंगोल लेके जाता है तो उस पर बवाल हो जी जाता है। जिन जी मोहम्मडन्स ने इस देश को बांटा, जिन रजाकारों ने, जिन मुस्लिम लीगियों ने बांटा, वो आज आपकी संसद में बैठे हुए हैं और वो पूरे सीने की चौड़ाई के साथ कहते हैं कि हमने बलिदान दिया है। काहे का बलिदान दिया है भाई? जी। और सेंगोल को ही आप ले लीजिए ना, सेंगोल की स्थापना कराने के लिए जो शैव पुरोहित आए थे तमिलनाडु से, जो आधीनम पुरोहित थे, आपको याद होगा,
वो गैर जी ब्राह्मण थे। यही अपने आप में, और उनका इतिहास जो है वो 500-600 साल पुराना है। यही आप अपने आप में, आपने जो कहा यहाँ अवर्ण तो कोई है ही नहीं, उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। और सेंगोल को आपने स्थापित तो वहां पर कर दिया। सेंगोल जो है, सेंगोल के सबसे ऊपर वो नंदी महाराज हैं जो, और वो भगवान शिव के वाहन हैं। तो और सेंगोल एक तरीके से वो प्रतीक ही है कि आप शासन जो है वो सुचिता के साथ चलाएं, वो न्याय प्रियता का प्रतीक है। वो चोल राजवंश था, उनका दंड था। और ये भी आप देखिए कि इसके बारे में किसी भारतीय व्यक्ति के दिमाग में नहीं आया, वो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में आया कि सत्ता हस्तांतरण अगर हम करेंगे तो क्या प्रतीक हो, ऐसा क्या हो। उसने नेहरू जी से पूछा, नेहरू जी के दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या भारत में। उनको कोई प्रतीक, कोई चिन्ह ऐसा नजर आया ही नहीं, उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं नहीं ये नहीं नहीं भारत नहीं में। नहीं, आया आया। जी 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 नेहरू जो वो दुर्घटना, हिंदू प्रधानमंत्री था, दुर्घटनावश जी हिंदू, जी जी उसके हाँ दिमाग में थे एक्सीडेंट। प्रतीक। वो सपेरों को नचाता था, सपेर, वो जी जी सपेरों हाँ को ये बुलाता वाली। था अपनी लेडी माउंटबेटन के साथ, उनको देखता था। उसका प्रतीक यही जी था, क्योंकि ही वॉज डिस्कवरिंग इंडिया, डिस्कवरिंग और ऑफ इंडिया वो लिखता था या लिखवाता था। मुझे तो नेहरू जी की प्रतिभा पर इतना विश्वास है कि वो लिख भी नहीं सकता था, उसने किसी दूसरे से हम्म। लिखवाई। लेकिन वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया करता था, डिस्कवरी ऑफ भारत भी उसने नहीं की। और वो हम्म, घूमा भी नहीं है पूरे भारतवर्ष में, वरना उसको ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्या। मिल जाते। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी के पास ये लोग पहुंचे कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी के पास ये लोग पहुंचे कि आप, नेहरू पहुंचे कि आप बताइए कि क्या करें कैसे करें। और वो उस विद्वान व्यक्ति ने, उन्होंने जो है सो कि शास्त्रों का उनको ज्ञान था, उन्होंने देख के बताया कि ये देखो तमिलनाडु से वहां के, और कितना ये नॉर्थ साउथ को इंटीग्रेट एक तरीके से करने का, मतलब ये मतलब कि सनातन से जुड़े प्रतीक जो है वो एक करते हैं पूरे भारत को, वो उन्होंने दिखाया। तो सर सेंगोल की सिर्फ स्थापना ही ना हो, ये भी हो कि जो लोग सेंगोल उसका के पीछे, प्रयोग हो, क्योंकि जी उसका जो प्रयोग जो हो। जी। जी उसका राजदंड तो है ही वो, उसका प्रयोग तो होना ही चाहिए। और एक चोल राजा से दूसरे चोल अब राजा एक का जब, आखिरी सवाल, अनुपम, जी जी मोदी जी के ऊपर ये सवाल है, चाह क्या रहे हैं वो? पूरे भारत को बांट देंगे, खंड खंड कर देंगे, या क्या चाह रहे हैं? आजकल जिस तरह से उनके पक्ष में विपक्ष में, और खासतौर से तथाकथित राष्ट्रवादी ही, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि तथाकथित 2014 के बाद बहुत सारे राष्ट्रवादी नवांकुरित हुए हैं, वो तलवार जी निकाल के कह रहे हैं कि मार देंगे, फाड़ देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। तो मोदी जी वह क्या चाह रहे हैं? अंतिम सवाल, कंक्लूडिंग जी रिमार्क्स के साथ। सर मेरे हिसाब से अगर सही पूछिए एकदम ब्लंट होके, तो मैं ये कहूंगा कि अब प्रधानमंत्री जो है वो भारत के अंदरूनी मामलों की अब बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि कर दिया, उनको लग रहा है कि अब तो हो गया, कर दिया। ये राशन हमने दे ही दिया, गरीबों का उत्थान कर ही दिया, घर सबको दे ही दिया, जो पानी सब तक पहुंचा ही दिया, इंटरनेट सबको दे ही रहे हैं, डेटा सस्ता कर दिया। तो अब उनका पूरा ध्यान जो है कि अब वो भारत का नेता भी खुद को ना वो मान रहे हैं, ना उनके जो भाजपा के नेता है वो मान रहे हैं। अब उनको एक विश्व का नेता मतलब माना जाने लगा है। और अब वो धरती को मतलब सुधारने की, नेहरू की बीमारी से वो भी ग्रस्त हो गए हैं? नहीं नेहरू की जो नेहरू, बीमारी थी। समस्या ये थी कि सर नेहरू सैर सपाटे या मौज वौज करते थे बाहर में जाके, और हम्म। उनकी नीतियां, उन्होंने कुछ किया भी नहीं था पहले। नरेंद्र मोदी को लेकर ये चीज है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। और अब वो धरती सुधार योजना की तरफ निकले हुए हैं कि अब वैश्विक नेता हूं, अब जो वैश्विक समस्याएं हैं पर्यावरण की वो मेरी समस्या है, मिट्टी की समस्या जो है वो मेरी समस्या है, अंतरिक्ष की जो समस्या है वो मेरी समस्या है, कि भारत के समस्याओं का अब मैंने समाधान कर दिया। अब जो हमारा उत्तराधिकारी आएगा वो जो देश बची को खुची भारत की देश समस्याएं को हैं उसको सुधारे हल बिना करेगा। विश्व को सुधार लेंगे? जी क्योंकि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है, देश को जी जी सुधारे आप नहीं, बिना आप विश्व बोले। को सुधार लेंगे? नहीं, उनको लगता है कि मुझे देश को जितना सुधारना था उतना सुधार दिया है, कि अब अच्छा। मंगल ग्रह, चांद, अमेरिका, एआई, पर्यावरण, मिट्टी, पेड़ पौधे,
शांति, बुद्ध, इस ये सब तरह का जो वैश्विक मामले हैं, मैटर है कि अब मैं उसमें पढ़ूं। अब आगे का अमित शाह ठीक है, देखेंगे, योगी आदित्यनाथ चलिए देखेंगे, एक या मैंने चलिए तो एक बहुत एक इस बहस का कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए और इस बहस को अभी समाप्त करेंगे। जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर यही है कि मैं फिलहाल ये नहीं देख रहा हूँ कि यूजीसी के मुद्दे का भावी चुनावों पर किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला है। केरल के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अभी आप शो भी कीजिएगा, मैं आपको याद भी दिला देता हूँ कि सबरीमाला पे अभी सुनवाई शुरू होने वाली है। जो 2018 में जो फैसला आया था उसकी समीक्षा होगी, और ये लोग शायद 15-20 दिन में सुनवाई पूरी कर लेंगे, और 9 सदस्यीय बेंच बैठ रही है। तो केरल में वो मुद्दा बनेगा, और सोचिए चुनाव से ठीक पहले फैसला आएगा। असम में पाईजान ही मुद्दा है, पाईजान, गौरव गोगोई। वहाँ पे वही मियाँ बनाम मियाँ जो घुसपैठिया है वो बनाम वहाँ के मूल निवासी जो हिंदू हैं, और वहाँ शर्मा ही शर्मा, दूसरा कुछ चुनाव में है नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा फिर से संघर्ष करती हुई दिख रही है। अभी मेरी बात हो रही थी एक व्यक्ति से जो वहाँ सर्वे उर्वे करते हैं, वो बता रहे थे 110 के आसपास आप सीटें जो है। ऐसा ऐसा नाम ले लेते हैं कि फिर मुझे इंटरफेयर करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में जी जी मैं अभी कोलकाता में कई दिनों तक रहा था। जी 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 वहां का एक एरिया है न्यू मार्केट एरिया, कोई आपको जी ये बोलेगा नहीं। उस एरिया में खुले में गायें कटी हुई लगी रहती हैं। अगर आप वहां उबर से ओला से जाएंगे, वो आपको उस इलाके के बाहर तक ले जाएंगे, अंदर कोई नहीं जाता है। और अगर आप उसको फिल्माने की कोशिश करेंगे तो आपको भी काट के उसी में बांट के भेज दिया जी जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ऑन जी कैमरा जी बोल रहा हूँ, हम्म। और ये सच है। वहां हो चुका है सर। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका एक वीडियो आया था कि ऐसा हुआ था। उन्होंने मांस की दुकानों पर महिलाओं को, पुरुषों को काट कर लटकाए हुए देखा था वहां पर बाजार में कोलकाता के। तो ये हो चुका है। तो वही सर, आप ही ने खुद ही बोल दिया, पश्चिम बंगाल में मुद्दा कुछ और ही है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, ये सब में यूजीसी तो अभी तात्कालिक चुनावी मुद्दा अब भी रह यूजीसी के आए किसी वहां का पे। मुद्दा नहीं है भाई, नहीं लेकिन इसको जी जबरी बनाया क्यों जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या जी ये जी सचमुच में कोई टूल किट प्रयोग है, या सचमुच में राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो भड़क गए हैं, या क्या मामला है? कंक्लूडिंग रिमार्क्स अरे, प्लीज। जाति से जुड़ी हर चुनाव, हिंदी हार्टलैंड में जब भी कोई चुनाव आता है तो उससे पहले जाति से जुड़ा कुछ न कुछ सामने लाया जाता है। यूपी में कभी ब्राह्मण नाराज है लाया जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि कभी जातीय जनगणना लाई जाती है, कभी 85 बनाम 15 लाया जाता है। अब जो है यूजीसी जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेन्युइन मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। लेकिन यूपी चुनाव में अब इसको भुनाने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें अपनी अपनी शुरू हो गई है। वो यूपी में ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए, उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। एक बाबा हैं, वो लगातार अपनी पार्टी बनाने की बातें करते रहते हैं। फिर एक बेंगलोर से एक महिला है, वो भी अलग राज्य की मांग उन्होंने कर दी है। तो ऐसे बहुत से राज्य की इसमें नहीं, राष्ट्र की, राष्ट्र देश की, राष्ट्र जी। की, इसमें बहुत से प्लेयर ऐसे जुड़ गए हैं जिसमें आगे चल के आपस में कन्फ्लिक्ट होना एक तरीके से तय मानिए। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम आपका, आपने हमें समय दिया, और मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं। दर्शकों श्रोताओं, अनुपम ने अपना नया एक उद्यम शुरू किया है, द डेली डिस्कोर्स करके, जी और आप सभी उसके बारे में जानते हैं। अनुपम मुझसे ज्यादा प्रभावी हैं, मुझसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। मैं तो खैर खुद को कुछ नहीं मानता हूं, और मैं इन्फ्लुएंसर हूं भी नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को जरूर देखें, द डेली डिस्कोर्स को। और व्यालोक वाणी को आप लोग अब तक जितना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की वर्षा करते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब, बहुत भींचते हैं हम उसमें। बाकी अनुपम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विराम, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।